हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल में नई नई चीजें और नई नई स्टॉक रिलेटेड चीजों को एनालाइज करना और उन्हें किस तरीके से एनालाइज करते हैं ये सीखते हैं। तो आज मैं जो कुछ आपके लिए लाया हूँ वो आपके लिए एक आई ओपनर होगी। बेसिकली उसे हम अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड मैं आज आपके सामने एक लर्निंग लेके आया हूँ, जिसे देख के हो सकता है बहुत से इन्वेस्टर्स को, बहुत से जो सीखने वाले हैं लर्नर्स को बहुत हेल्प मिले। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आइए चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो देखिए, जैसा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं आज आपके सामने एक थीम लाया हूँ जो कि है बेसिकली रियलिटी सेक्टर। और आप समझ लीजिए इसमें मैंने तीन जायंट कंपनियों को एनालाइज करने की कोशिश करी है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ये अगर किसी ने भी देख ली, किसी ने भी समझ ली, तो वो समझ जाएगा कि किस तरीके से चीजों को एनालाइज करना चाहिए या किस तरीके से चीजों को हमें एक पर्टिकुलर व्यू में देखना चाहिए। और हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, और मैक्रो जो कंपनी रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, जो कंपनी ने अपनी कमेंट्री दी है और ग्रोथ रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन्हें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीन कंपनियों को मैंने एनालाइज करा, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कंपनी है किस सेक्टर में और कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये बेसिकली कंपनीज रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अलग अलग तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें डेवलपमेंट का काम करती हैं। इनमें से गोदरेज प्रॉपर्टीज एमएमआर मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन जो उसका रेंज है वहां पे काम करती है। और जो ये नोएडा और दिल्ली एनसीआर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स ये लोग डेवलप करते हैं। और अगर हम बात करें तो डीएलएफ इनमें सबसे जाइंट है। देखिए, आप 95,200 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इसके जो रहते हैं वो वैसे तो कमर्शियल रहते हैं। और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो गुड़गांव के डेवलपमेंट में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। और इसने बहुत से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डेवलप करे हैं जो कि एमएनसीज कंपनीज के लिए एक अच्छी जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उसके लिए इसने बहुत अच्छा काम करा है। और बात करें अगर ओबरॉय रियलिटी की, तो ये बेसिकली मुंबई में एक वेल नोन नेम है और बहुत ही अच्छा इनका जो काम है वो आगे तक हम लोग देख सकते हैं। बट अगर हम निवेशक की हैसियत से, अगर निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपॉर्चुनिटी और किस तरीके की कंपनी है उसे देख के सारी चीजों को एनालाइज करके ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें इन सब की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और पीयर कंपैरिजन भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये तीनों कंपनियां ही सबसे बड़ी हैं और सबसे जाइंट है। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ, इनमें डीएलएफ है 95,200 करोड़, गोदरेज प्रॉपर्टी है 34,600 करोड़ के आसपास, और ये है 32,900 करोड़, यानी अप्रोक्सीमेटली 33,000 करोड़। तो इसलिए मैं तीनों की तीनों जाइंट कंपनीज ही आपके सामने उठा लाया हूँ। और अगर बात करें इसकी, तो देखिए, अगर बीइंग अ इन्वेस्टर हमें इन्वेस्ट करना है तो बड़ी कंपनीज में, अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले टाइम में हमारे लिए फायदे का सौदा भी हो सकती है और होती भी है मैक्सिमम केस में। अगर बात करूं यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज की, तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है ये मेरे हिसाब से अभी तो महंगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 92 का पी अगर हम देखें, 92 के पी पे काम कर रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा हो या कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छे हो। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी इतने कुछ खास नहीं है, आरओसीई भी इसकी बहुत कम है 4.83। अगर मैं इस फील्ड की कंपनीज के लेवल पे भी बात करूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक बेंचमार्क मैंने 15% अपने हिसाब से जो मैं लेके चलता हूं उसके हिसाब से बात करूं, तो 15% की मैं बात नहीं कर रहा। इसी फील्ड की कंपनीज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ देखिए इनकी जो आरओसीई या आरओई है वो बहुत कम है। और ये शेयर अपने हाई से काफी 50% से भी ज्यादा टूट चुका है, अप्रोक्सीमेटली 52%, जो कि मैं आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिखा दूंगा जब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनके, हाँ जी, डेट और इक्विटी की, तो देखिए डेट टू इक्विटी इनकी 0.60% है। और यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई की अच्छी होल्डिंग है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे डीएलएफ की, डीएलएफ के इसके कंपैरिजन में पी 50.1 का है। ऑल्दो ये सबसे बड़ी कंपनी है, बट फिर भी ये गोदरेज प्रॉपर्टी से सस्ती तो नहीं कहूंगा, बट एक रीजनेबल रेट जो हम मान सकते हैं उस पे है।
बट अगर मैं आरओसी और आरओई की बात करूं तो इस कंपनी में भी सेम है। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो देखिए बुक वैल्यू से गोदरेज प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स से भी ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। और इसके बारे में अगर मैं डीएलएफ के बारे में बात करूं तो 150 रुपीज अप्रोक्सीमेटली है, तो ये कहीं ना कहीं 2.5 टाइम्स से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं तीसरी कंपनी पे आता हूँ ओबरॉय रियलिटी, तो देखिए ये अपने इंडस्ट्री पी, जो इनका इंडस्ट्री पी है 32.6, वहां से ये नीचे ट्रेड कर रहा है 23.2। यानी कि ये कहीं ना कहीं इस टाइम हमें एक वैल्यूएबल जोन में मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनकी डेट टू इक्विटी भी काफी कम है, 0.27 है, और इनका आरओसी भी 12% और 10.5% के अप्रोक्स है। तो मुझे जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी रहती है वो किसी भी कंपनी को वैल्यू बाइंग जोन में बाय करने की रहती है। और अगर मैं बात करूं तो अभी मैं कंफर्टेबल ओबरॉय रियलिटी के साथ हूं। तो हम बात करेंगे अभी ओबरॉय रियलिटी और बाकी दो कंपनीज के बारे में। तो अगर हम बात करें इनके चार्ट स्ट्रक्चर की और किस तरीके से अगर हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड आपके सामने पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ओबरॉय रियलिटी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप, किसी भी टाइम इन्होंने 40% से अप्रोक्सीमेट नीचे नहीं जाने दिया। यहाँ पे भी अगर सबसे कम की बात करें तो यहाँ 40% था इनका दिसंबर 2021 में। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इन्होंने 45% का अप्रोक्सीमेटली मार्जिन मेंटेन करा है। 45% इज अ क्वाइट ग्रेट मार्जिन इन टर्म्स ऑफ द रियलिटी सेक्टर। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये बढ़ता रहा है। बस यहाँ पे इन्होंने 2014 और 15 में ये डिप आया था, बट इसके बाद ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता हुआ नजर आया। क्योंकि यहाँ देखिए कोविड का ये जो सीन था, यहाँ पे ये 700 करोड़ पे वापस आए, बट उसके बाद ये फिर इस टाइम पे यह देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ में 1422 करोड़। और अगर हम यही बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज में, तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने प्रॉफिट को तो क्या, ऑपरेटिंग मार्जिन को भी मेंटेन नहीं रख पाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -13%, मतलब क्या ही करके मानेंगे ये समझ नहीं आता। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे सबको पता है कोविड में हिट आया था। बट अगर हम इसके बाद अगर ओबरॉय रियलिटी की बात करें तो देखिए 700 750 करोड़ का प्रॉफिट लेके बैठी है कंपनी, और तब भी लो लो वैल्यू पे मिल रही है। और अगर हम बात करें 351 करोड़ का प्रॉफिट और 377 करोड़ का प्रॉफिट, और यहाँ पे अगर देखिए 1000 करोड़ का प्रॉफिट और 1422 करोड़ का प्रॉफिट, फिर भी लो पीई पे हमें मिल रही है। तो इस तरीके की चीजों को देख के हमें कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाना चाहिए कि कहाँ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं। अगर हम बात करें कंपनी में ओबरॉय रियलिटी के रिजर्व्स की, तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी का रिजर्व बढ़ता चला गया है लगातार। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने अच्छी खासी अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करके रखा हुआ है। और अगर हम इसके बाद अगर यहाँ बात करें एफ आई आईज और डी आई आईज की वैल्यू की, तो देखिए 25 और 4 29 अप्रोक्सीमेटली 30% जो दिसंबर 19 में था, अभी भी ये 30% के आसपास इनकी होल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पे जनता की होल्डिंग 2.49, जो कि एक बहुत कम लेवल पे देखी गई है। यानी यहाँ पे किसी ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया नहीं है। जो भी एफआईआई ने बेचा, यहाँ पे देखिए एफआईआई का 26% 25% स्टेक था, और डीआईआई खरीदते चले गए। जितना भी एफआईआई ने बेचा डीआईआई ने परचेज कर लिया। जबकि अगर मैं डीएलएफ और इसमें बात करूं, डीएलएफ और इसके गोदरेज प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पे भी ये तकरीबन सेम ही रेंज है। ये प्रॉपर्टीज में दोनों ये आपस में खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और ये 18 और 19 अप्रोक्सीमेटली 20%, ये 14 4 18 और ये अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास। तो तीनों का मिला के अगर मैं बात करूं तो मुझे अगर पर्सनली लेवल पे इन्वेस्ट करना हो तो मैं उस तरीके से देखना चाहूंगा। और यहाँ अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा होल्डिंग है। आज की अगर मैं आज की भी बात करूं तो 9.48 एक पब्लिक की होल्डिंग अच्छी खासी इसमें बनी हुई है। तो मैं इस तरीके की, जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होती है, मैं उस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करता हूँ। और इस तरीके की कंपनीज मेरे से मैं अप्रोक्स ज्यादातर दूर ही रहता हूँ। एक तो हाई पीई है, ऊपर से अपने ऑपरेटिंग मार्जिन ये मेंटेन नहीं कर पा रहे। इसके बाद भी अगर ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर मेंटेन करते तो नेट प्रॉफिट में भी उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही। और इसके कंपैरिजन में अगर हमें रियलिटी सेक्टर में जाना ही है तो क्यों ना हम बेस्ट कंपनीज में जाए जो हमें ग्रोथ आगे देने का दावा करते भी हो, मतलब चांसेस भी ज्यादा दिख रहे हैं उनमें। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स के बाद अगर हम इनके टेक्निकल पे जाएं, तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने हाई से तकरीबन तकरीबन 52 53% टूट चुका है पिछले एक साल में। सॉरी। तो 53% टूटना अपने आप में कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जब रियलिटी सेक्टर में
अदर शेयर्स आर इंक्रीजिंग, तो इनका शेयर क्यों डाउन जा रहा है? तो इसका एक लॉजिक है। देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मार्च पीरियड में एक डिसीजन लिया था कि वो डीबी रियल्टी में 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 300 करोड़ रुपए का जेवी के थ्रू इन्वेस्टमेंट रहेगा। 400 करोड़ तो इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, 10% इक्विटी। अगर हम डीबी रियल्टी की बात करें तो देखिए, डीबी रियल्टी भी यहाँ पे खोल के हम देख रहे हैं। डीबी रियल्टी देखिए, यहाँ पे 3,000 करोड़ की 3,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है और ये 400 करोड़ रुपए में 10% हिस्सा, यानी कि 400 करोड़ रुपए, जो कि 300 करोड़ रुपए आज है कंपनी की वैल्यू, उसके लिए ये 400 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो 100 करोड़ प्रीमियम पे ये एक तरीके से इक्विटी खरीद रहे हैं, 33% प्रीमियम पे, जो मेरे हिसाब से देखिए डीबी रियल्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ भी आरओसी भी नेगेटिव है, आरओई भी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को ये चीज पसंद नहीं आएगी कि लॉस मेकिंग कंपनीज में या फिर इस तरीके की लो रिटर्न कंपनीज में आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो और इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए, लॉस मेकिंग लगातार लॉस मेकिंग है और 400 करोड़ कंपनी ने उस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली ये पसंद तो आएगा नहीं। तो इसलिए ये शेयर यहाँ से लगातार टूटना शुरू हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद, आप देखिए डीएलएफ की, क्योंकि हम डीएलएफ को भी एनालाइज कर ही रहे थे। तो देखिए, डीएलएफ का शेयर अपना जहां से निफ्टी टूटा था वहां से टूट के यहाँ पे आया तो था, लेकिन इसने वापस ग्रोथ दिखाई। और मेरा जो देखिए, ये ड्राइंग मैंने पहले बनाई थी और कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा जो टारगेट था इसमें, ये जब डाउन आया था यहाँ से 27% का था और यहाँ से अभी वापस चला गया, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं करा था। ये बस मैं एनालाइज कर रहा था, तो ये एनालिसिस थी और कुछ नहीं। अगर मैं बात करूं इसके बाद ओबरॉय रियल्टी की, तो ओबरॉय रियल्टी में अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये मार्केट के साथ टूटा भी, नीचे भी आया, क्योंकि हमारी मार्केट अक्टूबर से ही टूटनी शुरू हुई थी, वहां से ये टूटा भी, नीचे भी आया, फिर हाई जाके इसने ऑल टाइम हाई भी मारा और वापस ये रिट्रेस्ड हुआ। तो अब रिट्रेसमेंट के साथ हम ये देख रहे हैं, क्या क्या हमारे पास वैल्यू बाइंग जोन में है, क्या हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इसकी, एक सेकंड रुकिए, मैं इस, जी हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छा कप विद हैंडल पैटर्न बनाया था। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कप बना था पूरा लंबा, इसे मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। इसने ये कप बनाया था यहाँ पे, और ये इसका एक छोटा सा हैंडल बना था, जो फिर इसने एक हैंडल बनाया और फिर ये रिट्रेस होके नीचे आया, लेकिन ये फिर ब्रेकआउट दे दिया और इसने सीधा ब्रेकआउट यहाँ पे मारा था। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो क्या इसने अपना टारगेट हिट करा था, ये भी देख लेते हैं। इसने पुराना टारगेट और टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, एग्जैक्टली ये वहां पे जाके आया जहां पे इसका टारगेट बन रहा था और हम यहाँ पे अपने टारगेट पे निकल जाते। तो कहीं ना कहीं 58% का गेन इसने कहां से कहां तक दिया। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर हम यहाँ कहीं इसे ब्रेकआउट पे भी पकड़ते हैं, या देखिए, मेरा काम है, मैं एनालाइज करके जहां हैंडल बन रहा होता है वहां पे नीचे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर किसी ने यहाँ भी परचेज करा होता तो ये देखिए, यहाँ पे उसे 60% का गेन 154 दिन के अंदर अंदर मिल चुका होता, जो कि एक बहुत अच्छा गेन है। 60% का गेन 154 दिन में मिलना एक बहुत अच्छा गेन है। और सीएजीआर अगर इस परसेंटेज से देखा जाए, आप अरबपति बनने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक पर्टिकुलर पीरियड में। अगर आज की मैं बात करूं, मैं इसे हटा देता हूँ सारी ड्राइंग्स को, सो दैट अगर आप थोड़ा यहाँ पे मैं इसे जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आज क्या शेयर ये कर रहा है। तो देखिए, जो शेयर ने पहले करा था, इसने यहाँ पे हल्का सा ब्रेकआउट दिया था, यहाँ रिट्रेस हुआ था, तो ये यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। और इसी तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न का अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए, यहाँ से ये एक कप बना, या फिर आप इसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ से ये एक शोल्डर बना, ये हेड बना, ये एक शोल्डर बना, ये फिर एक शोल्डर बन रहा है, और ये यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं रिट्रेस होके ये वापस आके यहाँ से ब्रेकआउट मार सकता है। तो अगर इस तरीके के हम टारगेट देखें तो कहाँ तक जा सकते हैं, तो जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। अभी भी इसमें जो मेरे हिसाब से है यहाँ पे, अगर, जी हाँ, यहाँ से अगर लो से भी अगर देखा जाए, और जिस रेट पे ये आज शेयर है, यहाँ से भी अगर देखा जाए, तो जो हमारा टारगेट रेट है, जी हाँ, 50% का गेन।
तो 50% का गेन आता हुआ मेरे को यहाँ से दिख रहा है आज के रेट से, करंट रेट से। बट ये मेरी तरफ से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी तरफ से सिर्फ आपको सीखना है किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से चीजों को देखना है, ये आपको सीखना है और समझना है। तो दोस्तों, अगर शेयर नहीं करा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ या फिर आगे की अपनी कंटिन्यूअस जर्नी को बनाना चाहते हैं, और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कंटिन्यूअस फंड एक डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि देखिए किसी की हार्ड एंड मनी लूज ना हो, किसी की हार्ड एंड मनी जो मार्केट में आके समझ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस चीजों को देख के समझ सके, कुछ सीख सके। तो मैं आप लोगों से आज आज के लिए विदा चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। और इस चैनल पे मैं रोज नई नई वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बट पीछे कुछ फेस्टिव सीजन था तो इस वजह से मैं जल्दी वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बट जल्दी ही मैं कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के साथ नई नई चीजें शेयर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर द डे।